नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी परीक्षा की तैयारी में मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास वीडियो बनाने का। बच्चों, बीए फाइनल हिंदी के पाठ्यक्रम में एक यूनिट है हरियाणवी भाषा और साहित्य। आज हम उसी यूनिट से शुरुआत करते हैं और इस यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास के ऊपर। तो आज हम चर्चा करेंगे हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास पर। हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। बच्चों, देखने में आया है कि बहुत सारे बच्चे जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो वो अनावश्यक बातें लिखते हैं इधर उधर की, जिसका उस प्रश्न के या प्रश्न के उत्तर से कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हम बेहतरीन तरीके से किसी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर बात करें इस प्रश्न की, इसमें आप सबसे पहले भाषा को डिफाइन करेंगे कि भाषा होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप बताएंगे भाषा के विषय में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा मानव की भावनाओं और संवेदनाओं को प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और सच माने तो भाषा वह सामाजिक धरोहर है जो मानव को विकास की तरफ उन्मुख करती है। तो इस प्रकार सबसे पहले आप भाषा के बारे में समझाएंगे। उसके पश्चात इस प्रश्न में हरियाणवी एक शब्द आया हुआ है, आप इसके बारे में बताएंगे कि हरियाणवी शब्द बना कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से आया है ये शब्द। तो हरियाणवी शब्द की व्युत्पत्ति के ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। बच्चों, हरियाणवी शब्द हरियाणा में वी प्रत्यय लगाने से हरियाणवी शब्द बना है। अब हरियाणा का मतलब क्या है? हरियाणा का मतलब है हरियाणा प्रदेश। हरियाणा प्रदेश सब जानते हैं, भारत में हरियाणा नाम का राज्य है। अगर मैं डॉक्टर जयनारायण कौशिक के अनुसार बताऊं तो हरियाणा वह स्थान है जहां पर यमुना नदी अपने पहाड़ी इलाके को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और वो प्रवेश करती है यमुनानगर के ताजेवाला स्थान से। और उसके पश्चात वो हरियाणा के विभिन्न जिलों जैसे यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल आदि विभिन्न जिलों को सिंचित करती है। अर्थात उसी यमुना नदी के द्वारा सिंचित जिलों का जो भूभाग है उसका द्योतक है हरियाणा प्रदेश। ठीक है, अब बात आती है हरियाणवी शब्द की। हरियाणवी शब्द हरियाणा प्रदेश के लोगों से संबंधित, चाहे यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, संस्कृति की बात हो, चाहे यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा की बात हो, यहाँ के लोगों के लोकगीत या लोक नृत्य की बात, इन सभी का द्योतक है हरियाणवी शब्द। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट हरियाणा के लोगों के लोकगीत या लोक नृत्य का अध्ययन करना नहीं है। हमारा फोकस पॉइंट क्या है? हरियाणवी भाषा यानी कि हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का अध्ययन करना, उसके उद्भव और विकास का अध्ययन करना। ठीक है, तो अब हम करेंगे हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, किसी भी भाषा की उत्पत्ति को जानने के लिए उसके पास्ट में जाना यानी कि उसकी जड़ों, उसके मूल में जाना बहुत आवश्यक है।
जैसे अगर किसी बच्चे के स्वभाव गुण दोष का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसके खानदान का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो ठीक उसी प्रकार अब हम हरियाणवी भाषा के उद्भव, उसकी उत्पत्ति को जानने के लिए उसके खानदान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि इसका खानदान, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, आदि भाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे कि संस्कृत हमारी आदि भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। और संस्कृत भाषा थी आर्य लोगों की। आर्य लोग सबसे पहले जिस संस्कृत को बोलते थे वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, और वो जो वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड, समय सीमा, वो कितनी है, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पर हमने ईस्वी पूर्व के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि ईसा के जन्म से पहले की बात है। यहाँ ईसा के जन्म से 1500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ईसा के जन्म से 1500 साल पहले से 800 साल तक जो भाषा बोली जाती थी वो वैदिक संस्कृत। नाम से पता चल रहा है वैदिक संस्कृत यानी कि वेदों की भाषा। हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सभी की भाषा क्या थी, वैदिक संस्कृत भाषा में सभी के सभी लिखे गए थे। ठीक है, इसीलिए इसका एक नाम वैदिकी भी है। और क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं अथवा सूक्तियां उनको वैदिक संस्कृत में ही छंदोबद्ध किया था, इसलिए इसका दूसरा नाम एक छांदस भी है। इसको छांदस भी कहते हैं। बच्चों, इसके पश्चात वैदिक संस्कृत के पश्चात जो भाषा आई उसको वो थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आम लोगों की भाषा, जन सामान्य की भाषा, लौकिक संस्कृत। इसके पीछे कारण था लौकिक संस्कृत वहां की भाषा होने का, क्योंकि वैदिक संस्कृत भाषा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और वैदिक संस्कृत को उन्होंने नियमबद्ध कर दिया। वैदिक संस्कृत को नियमबद्ध करने से इसके अंदर जटिलता आ गई, जो जन सामान्य के लिए एक मुश्किल की बात थी। इसीलिए जन सामान्य के लिए वैदिक संस्कृत का प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने लौकिक भाषा को ही अपनाया। और लौकिक भाषा जो हमारे शास्त्र या उपनिषद थे, जो भी ग्रंथ थे, उन सब की भाषा लौकिक संस्कृत थी। हमारे उपनिषद इसी भाषा में लिखे गए थे, यानी कि महाभारत, रामायण, उनकी भाषा भी क्या थी, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत ये कितने दिन तक चले, इसकी समय सीमा क्या थी, इसकी समय सीमा थी 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। बच्चों, इसके पश्चात परिवर्तन आया समय के अनुसार और लौकिक संस्कृत का स्थान लिया पाली ने। पाली जिसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और इसकी समय सीमा थी 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शती तक। ध्यान देने की बात है, अब ईसा का जन्म हो चुका है, इसके बाद की तिथियों के पीछे हम ईस्वी ही लिखें। ठीक है, तो पाली भाषा, अगर हम पाली का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है बुद्ध के वचन। बुद्ध के वचन। आपको पता होना चाहिए कि यही समय किसका था, महात्मा बुद्ध का था। और महात्मा बुद्ध ने अपनी
उपदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इसी पाली भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि उसमें पाली जन सामान्य की भाषा थी। आम लोग इसी भाषा को व्यवहार में लाते थे। ठीक है, तो उन्होंने पाली भाषा में ही अपने ग्रंथ को लिखा था, जिसका नाम त्रिपिटक था। 3 ग्रंथ, ठीक है, उसको इसी पाली भाषा में लिखा था। बच्चों, इसके पश्चात 4th स्टेज पे जो भाषा आती है वो है प्राकृत। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, द्वितीय प्राकृत। और इसकी समय सीमा है प्रथम शती से लेकर के 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक का जो समय सीमा थी वो किसकी थी? प्राकृत की थी। और प्राकृत यानी कि प्रकृति से स्वाभाविक, बिल्कुल आम जन सामान्य की भाषा। इसका शाब्दिक अर्थ ही प्राकृत का यही है। इसको द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत के पश्चात जो भाषा आई वो थी अपभ्रंश। और अपभ्रंश की समय सीमा थी वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। यहां तक आते आते भाषा बिल्कुल बिखर चुकी थी। अपभ्रंश का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, अपभ्रंश का मतलब है, भ्रंश का मतलब होता है बिल्कुल टूटना। यहां तक आते आते भाषा बिल्कुल बिखर चुकी थी, बिखराव आ गया था, विकृत हो गई थी, टूट फूट चुकी थी। ठीक है, इसीलिए इसको अपभ्रंश कहा जाता है। और अपभ्रंश का दूसरे नाम है इसको, यानी कि अपभ्रंश का उत्तरकालीन जो रूप है उसको कहा जाता है अवहट्ठ। और एक इसको कहा जाता है, अवहट्ठ को ऐसे भी लिखा जाता है, और या अवहत्थ भी इसकी जगह एक शब्द यूज होता है। यानी कि अपभ्रंश का, जिसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं अपभ्रंश को, इसका उत्तरकालीन रूप को अवहट्ठ कहते हैं। और आपको पता होगा कि विद्यापति के 2 ग्रंथ कीर्तिलता और कीर्तिपताका, यहां लिख देती हूं मैं, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, इन 2 ग्रंथों की रचना इसी अवहट्ठ भाषा में विद्यापति जी ने की थी। ठीक है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। बच्चों, इन दोनों भाषाओं को, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया, जिसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं, वो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके पश्चात पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों को सम्मिलित रूप से, इन तीनों को कहा जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इन तीनों को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कहा जाता है। और बच्चों, इसी अपभ्रंश से ही हमारी आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उनका जन्म होता है, उनका विकास होता है। और हिंदी भी उन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो बाकी जो विकास परंपरा हमारी रहती है हरियाणवी भाषा की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।